हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से, और फिजिक्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चनों को देखे हुए थे, जो कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन, यानी दोनों पार्ट को अगर मिला लिया जाए तो 45 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं और इसको हम लोग करते हैं शुरू। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ किसी मशीन को चलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अपव्यय होता है, यह ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे आपको भरना है इन चारों में से कोई भी एक यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं और देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी मशीन को चलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है खत्म होता है। तो किसी मशीन को चलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खत्म होता है, ठीक है। तो यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जलन, घर्षण, दहन और स्नेहक, ठीक है। इन चारों में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। किसके कारण? क्योंकि जब किसी पार्टिकल या किसी वस्तु के बीच में घर्षण होगा तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आप दो पत्थर को आपस में रगड़ते रहिए, ठीक है, तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिखाई दे रहा है घर्षण। इसके कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है सिस्मोमीटर, ठीक है। सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था, सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था मतलब किसने किया था? यहाँ पे चार चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्मोमीटर का आविष्कार हुआ था उसको किए थे लुइगी पमियरी, ठीक है। लुइगी पमियरी ने किए थे, ठीक है। जो सिस्मोमीटर एक ऐसा उपकरण है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो सिस्मोमीटर है एक ऐसा उपकरण है जो ज़मीन की गति को मापता है, जो ज़मीन की गति को मापता है। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, जो ज़मीन की गति को मापता है। जैसे भूकंप वगैरह जब आता है तो उसको मापा जाता है कि कितनी तेज़ी से भूकंप आया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़मीन की गति, ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी चीज़ों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो आविष्कार किए थे वो लुइगी पामियरी ने किए थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड लुइगी पामियरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के किस नियम के तहत आता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये है, ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। कितने? तीसरे नियम के अंतर्गत आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे तीसरा वाला, ये जो आपका तीसरा नियम है ये सही हो जाएगा, तीसरा नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का यही नियम है, ठीक है दोस्तों। अब कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे हम किसी बॉल को फेंकें, ठीक है, तो वो दीवार से टकराएगा, तो हम तो दीवार की तरफ फेंकें, लेकिन टकराने के बाद वो उतनी ही तेज़ी से पीछे की दिशा में आएगा, जिधर से हम फेंकें उधर ही दिशा में आ जाएगा। तो क्रिया तो हम आगे की तरफ किए, मतलब फेंकना हमारा आगे की तरफ था, लेकिन टकरा करके फिर से पीछे आया। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों, ठीक है। तो ये तीसरा नियम कहलाता है न्यूटन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन के बारे में असत्य है, ठीक है। विस्थापन के बारे में क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे है एक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जो विस्थापन होता है यहाँ पे असत्य बताना है, ठीक है। तो जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये तो यहाँ पे सही नहीं होगा, जो असत्य होगा उसको बताना है। फिर है विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक मीटर है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, क्योंकि जो दूरी का होता है वही
विस्थापन का भी होगा मात्रक। ठीक है दोस्तों, यह सदैव धनात्मक होता है, ये आपका गलत है, यह असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि केवल धनात्मक ही नहीं बल्कि दिशा पर निर्भर करता है, तो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि जो होता है वो दिशा पर निर्भर करता है, और दिशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक केवल दिया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है। जो शुद्ध जल होता है वो किस टेम्परेचर पे जम जाएगा। तो जो शुद्ध जल होता है वो किस टेम्परेचर पे जमेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। 47 F का मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये F लिखा हुआ है, F का मतलब फ़ारेनहाइट, यानी 47 F, 32 F, 0 F और 19 F। ठीक है दोस्तों, तो ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो जो शुद्ध जल होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। कितने पे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो शुद्ध जल होता है वो जम जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 32 F। ठीक है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है कोई भी शुद्ध जल। अगर यही बात हम लोग सेल्सियस में करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सेल्सियस में होता तो आपका ये सही होता, बट यहाँ पे सेल्सियस में नहीं है, फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट पे जमता है। ठीक है, और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। ठीक है, और केल्विन में देखा जाएगा तो 273.15 केल्विन पे जमता है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कितना? 273.15 केल्विन। ठीक है दोस्तों, केल्विन में देखा जाए तो 273.15 केल्विन पे जमता है। तो तीनों में हमने आपको बता दिया। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में देखा जाएगा तो 273.15 केल्विन पे शुद्ध जल जम जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है कि CT स्कैन किसके द्वारा किया जाता है। जो CT स्कैन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो जो CT स्कैन होता है वो एक्सरे द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को कब लगेगा कि उसका वजन बढ़ गया है। जो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति है उसको कब लगेगा कि उसका जो वज़न है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रहा हो, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रहा हो, निरंतर वेग से ऊपर की ओर जाना, ठीक है, और निरंतर वेग से नीचे की ओर आना। ठीक है, नीचे की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रहा होगा तब ऐसा लगेगा कि जो वज़न है, व्यक्ति का वज़न है वो क्या है, बढ़ गया है। जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रहा होगा। ऐसा होता क्यों है इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी, ठीक है, तो वास्तव में एक व्यक्ति को अपने सामान्य वजन से थोड़ा अधिक भारी महसूस करता है, और दूसरी ओर जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो व्यक्ति को अपने सामान्य वजन से थोड़ा सा हल्का यानी कम महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, जब नीचे की ओर आएगा तो उसको कम महसूस होगा कि हम हल्के हो गए हैं, और जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसको थोड़ा सा वज़न में भारी महसूस होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है, दूध से मलाई को मथने से अलग होने का कारण है। ठीक है, जो दूध से मलाई, ठीक है, मथ के निकाला जाता है उसका अलग होने का क्या कारण है, उसके पीछे क्या है, इसमें जो कौन सा बल लगता है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, संसंजक बल और केंद्रापसारक बल, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे का जो बल, इसके पीछे जो कार्य करता है वो ये वाला करता है, केंद्रापसारक बल कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, जो दूध से मलाई को अलग किया जाता है उसके पीछे जो बल कार्य करता है वो केंद्रापसारक बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी है यहाँ पे, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली में ये इनटू है, ठीक है, गुणा का चिन्ह है ये, यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है बीच में ये वाला ये सब, ठीक है, ये गुणे के चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको तीसरे ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तीसरे ऑप्शन पे 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है, कौन ऐसा है जो सदिश राशि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है विस्थापन, वेग, बल और आयतन, ठीक है। तो जो आयतन होता है वो सदिश राशि नहीं होता है। तो आयतन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 पे, आयतन जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया वो आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीपीएस निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो जीपीएस का जो अर्थ होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको 3 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, यह अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम है। यह अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, इतना आप लोग जानकारी में रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए किया गया था ये आपको बताना है। तो उसको जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण किया गया था, ठीक है, इसके लिए उनको किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके लिए आइंस्टीन को क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है, पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है। तो पेंसिलिन के जो खोजकर्ता है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न आपको बताना है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि उसमें क्या होता है, भाप में जो होता है वो गुप्त ऊष्मा होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने में पहुंचती है। तो मिनट में देखा जाए तो वो 8 मिनट में पहुंचती है, ठीक है, ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है लेकिन 8 मिनट में यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मिनट में देखा जाए तो 8 मिनट में यहाँ पे जो आपको 3rd ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 8 मिनट में, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम पहले ही बताए हैं, ये लगभग 8 मिनट में पहुँचती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में गुजरती हैं तो वेरिएबल प्रभावित होते हैं, ठीक है, यहाँ पे है कि जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में गुजरती हैं तो वेरिएबल प्रभावित होते हैं। यहाँ पे अब आपको बताना है कौन कौन से प्रभावित होते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य और वेग जो होता है वो प्रभावित होता है। कौन कौन, तरंग दैर्घ्य और वेग जो होता है वो प्रभावित होता है। जब प्रकाश हवा से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति स्थिर रहती है, आवृत्ति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो पहले में बोला गया तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, तो अभी हमने बताया कि आवृत्ति जो होता है वो स्थिर होता है, तो ये वाला गलत हो गया। वेग और आवृत्ति, यहाँ भी आवृत्ति आ गया, आवृत्ति नहीं बदलता है, वो स्थिर होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी आपका आवृत्ति आ गया तो ये भी नहीं बदलता, ये भी गलत हो गया। बट इसमें आवृत्ति नहीं है, इसमें तरंग दैर्घ्य और वेग है, तो ये दोनों बदलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये प्रभावित होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आवृत्ति नहीं बदलता, आवृत्ति स्थिर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल हम पर अत्यधिक दबाव डालता है, ठीक है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि, ठीक है, हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि
हमारा रक्त वायुमंडल की तुलना में थोड़ा अधिक दबाव डालता है। जो हमारा रक्त है वो वायुमंडल की तुलना में थोड़ा सा अधिक दबाव डालता है, इसके कारण उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि वायुमंडल हम पर मतलब अत्यधिक दबाव डालता है, लेकिन उसको हम महसूस नहीं करते हैं। इसके पीछे का यही रीज़न है कि जो हमारा रक्त है, ठीक है, वो जो रक्त वातावरण की तुलना में थोड़ा सा अधिक दबाव डालते हैं, इसके कारण उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसके पीछे का रीज़न बताना है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न बताना है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि उच्च दबाव के कारण पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। उसमें जो होता है प्रेशर कुकर में, उसमें दबाव ज़्यादा हो जाता है, दाब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में तो जब दाब ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जो उपस्थित पानी होता है वो जल्दी उबलने लगता है। ठीक है, इसलिए उसमें जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। तो ये ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन में ये सेकंड पे है, उच्च दबाव के कारण पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में पारे की तुलना में शराब को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है, एल्कोहल का हिमांक कम होता है। एल्कोहल का हिमांक क्या होता है? कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। एल्कोहल का हिमांक क्या होता है? कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है? जो क्यूरी है वो किसकी इकाई है? तो जो क्यूरी है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी? रेडियोधर्मिता की इकाई है, जो कि ऑप्शन आपको फर्स्ट पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी प्रक्रिया है? जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो किसकी प्रक्रिया है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, चार है, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, ऐसे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है परमाणु संलयन। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड पे है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो परमाणु संलयन है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा तत्व है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो जो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है वो होता है चांदी। कौन सा? चांदी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो चांदी होता है। उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा आता है, फिर तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है चांदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है हाइटोमीटर। ठीक है, जो वर्षा मापने का यंत्र होता है उसको हाइटोमीटर बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, और वो कहाँ अधिकतम होता है ये आपको बताना है। तो जो ध्वनि का वेग होता है वो अधिकतम होता है धातु में। किसमें? धातु में। धातु में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर सबसे कम पूछेगा तो गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा धातु में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।